नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है और इस वक्त भारत 24 पर आप देख रहे हैं द रोबिका लियाकत शो। आज की शुरुआत करेंगे बिहार से। बिहार के कटिहार में क्या हुआ उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है उसके बाद बिहार की सरकार ने उस परिवार के साथ क्या किया। क्रोध वाला भारत वर्सेस योग वाला भारत, आज ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण खबर है। पूरे परिवार के साथ इस खबर को आपको देखना जरूरी है। दूसरे नंबर की खबर की बात कर रही हूं। तीसरा कोटा द सुसाइड जंक्शन। चौथा इल्हान उमर की ऐश पाकिस्तानी कैश। पूरी की पूरी डिटेल एनालिसिस इस खबर की और भारत की बढ़ती समृद्धि पर भी होगी बात। लेकिन सबसे पहले बिहार आपको लेकर चलना है। बिहार से आज की शुरुआत। बिहार के कटिहार में एक परिवार का चिराग बुझ गया। भरे पूरे परिवार का भविष्य अंधकार में डूब गया। सोचिए आप घर में हैं, सुबह सवेरे कोई बाहर से आपको आवाज लगाए, आप दरवाजा खोलकर जब बाहर जाए तो आपको गोलियों से भून दिया जाए। यही हुआ बिहार में। प्रशासन की तरफ से उस परिवार को जो मिला उसके बाद वो और ज्यादा हैरान करने वाला था। प्रशासन ने परिवार के जख्मों पर मरहम लगाने की कीमत कितनी लगाई जानते हैं आप? 20,000 रुपए। हाँ, 20,000 रुपए। 20,000 रुपए में एक जान की कीमत तय कर दी गई। उसके बाद चुप्पी। प्रशासन कुछ बोलने को तैयार नहीं और सरकार तो पहले से ही खामोश है। लेकिन हम बोलेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू से आज सवाल पूछेंगे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से सवाल पूछेंगे। नीतीश बाबू, आप तो खुद को सुशासन का पर्याय मानते हैं ना, तो फिर एक बूढ़े पिता के सवालों का जवाब दीजिए। बिहार में कुछ नहीं है, न शासन है, न प्रशासन है, न सरकार है, न कार्यालय है, कुछ और नहीं है। तो फिर क्या है बिहार में? जंगल राज? कुछ और नहीं, जंगल राज है। बाघ सिंह यहाँ बसता है। जवाब दीजिए ना सीएम साहब। कटिहार के विमल यादव के परिवार के लिए सुशासन कहां है? आज अपराधियों ने एक परिवार को उजाड़ दिया। उस परिवार के इकलौते सहारे को घर में घुसकर गोली मार दी और आपके प्रशासन ने इस जान की कीमत, इस परिवार के दुख और दर्द की कीमत 20,000 रुपए आकी है। यह कीमत है एक जान की, एक पत्रकार की जान की कीमत, बच्चे के पिता की कीमत, बूढ़े पिता के कंधे की कीमत, एक पत्नी के सुहाग की कीमत। नीतीश बाबू, 20,000 रुपए है। 20,000 रुपए। बिहार के अधिकारियों ने विमल यादव के परिवार के जख्मों पर मरहम नहीं लगाया है, नमक और मिर्च छिड़का है, ताकि कुछ घंटे पहले अपने पति को खो चुकी एक महिला दर्द में और ज्यादा चीखे मार कर कहराने लगे। अरे जे कार्रवाई हेबे न करता सहयोग राशि हमर जिंदगी नहीं कटे वाला चीज है। अच्छा वीडियो साफ दे के आप काम करिए ना। क्या है ये? एक पत्रकार जिसके ऊपर घर की जिम्मेदारी है और वो गवाह भी है अपने भाई के कत्ल के केस में, वो गवाह है। दो महत्वपूर्ण चीजें, राज्य में पत्रकार और गुंडों को, अपराधियों को जेल भेजने में उसकी गवाही बहुत महत्वपूर्ण है। इस शख्स का कत्ल हो जाता है और नीतीश बाबू, आप उस परिवार को 20,000 रुपए भेजते हैं। सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब, आज भारत में 20,000 रुपए आंख में मोतियाबिंद की सर्जरी कराने का खर्च है। लेकिन बिहार के अधिकारियों की नजर में 20,000 रुपए में बच्चों को पाला पोसा जा सकता है, रोटी खाई जा सकती है, दवाई का खर्च उठाया जा सकता है, वो भी 1 या 2 महीने के लिए नहीं बल्कि ताउम्र। और सरकार चुप है। वो मारे जा चुके विमल कुमार यादव के परिवार को और दर्द दे रही है नीतीश बाबू आपकी ये चुप्पी। हम ये जानते हैं कि क्राइम कभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकता है, हम ये अच्छे से जानते हैं। दुनिया का कोई भी देश क्राइम फ्री नहीं है, लेकिन सवाल तो संवेदनशीलता का है ना, कि आप जिनके खिलाफ क्राइम हो रहा है उनके प्रति कितने सेंसिटिव है, इस बात को लेकर है ना। और आपकी सेंसिटिविटी क्या है, आपकी सरकार की, आपके प्रशासन की सेंसिटिविटी क्या है नीतीश बाबू?
20,000 रुपए। आप क्राइम के प्रति कितने संवेदनशील हैं, यह उस चेक में लिखी रकम ने दिखा दिया है। सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि एक जान की कीमत, संवेदना का सबसे बड़ा उदाहरण, एक जान की कीमत आप लगाते हैं 20,000 रुपए। और मैं बार बार इसे कहूंगी, बार बार कहूंगी, कोई सरकार कभी यह काम नहीं कर सकती है जो आपने किया है, और यह सिर्फ बिहार में ही संभव है। लाइसेंस के लिए जब अप्लाई किया गया, दो साल से डीएम ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं, तो लाइसेंस नहीं दिया गया, तो प्रशासन की लापरवाही नहीं हुई तो किसकी हुई? ये कोई रंजिश चल रही थी क्या? लाइसेंस दिया जाता तो वो तो नहीं न मारा जाता। उसका भाई था, छोटा सरपंच हत्याकांड हुआ था 2018 में, उसका गवाह था वो। हमारा परिवार हमारा अस्वस्थ रह रहा है, अपने बीमार हैं, पत्नी बीमार है, उनकी पत्नी भी बीमार है, विमल का, पत्रकार का बच्चा सब का तबीयत खराब है, कॉन्वेंट में पढ़ रहा है, उसका कैसे पढ़ाई लिखाई होगी। सब समस्या हमारे ऊपर लगता है आकाश टूट कर गिर गया है। विमल यादव की हत्या कोई एक दिन की घटना नहीं है, ये एक साजिश का हिस्सा है जिसकी तरफ विमल यादव और उनका परिवार लगातार इशारा कर रहा था। लेकिन जो प्रशासन आज मुआवजे की खाना पूर्ति में तेजी दिखा रहा है, और क्या मुआवजा, ये मजाक है, ये मुआवजा नहीं है, ये मजाक है नीतीश बाबू। यही प्रशासन आपका पत्रकार विमल कुमार यादव की सुरक्षा पर गहरी नींद में सोया हुआ था। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 3 महीने नहीं, 2 साल। आज मैं आपको नीतीश बाबू घटना की पूरी कहानी बता देती हूं, गौर से सुनिएगा। अप्रैल 2019 में विमल यादव के छोटे भाई गब्बू यादव की हत्या कर दी गई। जब गब्बू यादव की हत्या हुई थी तब वो गांव के सरपंच हुआ करते थे। इसी हत्या के मुख्य गवाह पत्रकार विमल यादव थे। विमल यादव को गवाह बनते ही इसका अंदेशा था कि अपराधी इनकी भी हत्या कर सकते हैं, और इसीलिए विमल यादव ने खुद की सुरक्षा के लिए बंदूक के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। लेकिन सिस्टम तो सिस्टम है ना, 20,000 रुपए का चेक जो बनाना था, उसे कहां इन चीजों से फुर्सत मिलती है। इसीलिए कई बार आवेदन देने के बावजूद विमल यादव को बंदूक का लाइसेंस नहीं मिला। प्रशासन की लापरवाही का अंजाम क्या हुआ? एक भरा पूरा परिवार तबाह हो गया। एक पिता जिसने अपना बेटा खोया था पहले 2018 में, उसने दोबारा अपना बेटा खोया उसी केस में। क्या करेंगे, मेरा दुनिया उजड़ गया, हम चेक लेकर के क्या करेंगे? 18 साल का बेटा मेरा अनाथ हो गया, मेरी बेटी अनाथ हो गई, मेरा संसार खत्म हो गया। हम 20,000 के चेक से हमारा जिंदगी थोड़े कट जाएगा। लाइसेंस के लिए जब अप्लाई किया गया, दो साल से डीएम ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं, तो लाइसेंस नहीं दिया गया, तो प्रशासन की लापरवाही नहीं हुई तो किसकी हुई? ये कोई रंजिश चल रही थी क्या? लाइसेंस दिया जाता तो वो तो नहीं मारा जाता। उसका भाई था, छोटा सरपंच हत्याकांड हुआ था 2018 में, उसका गवाह था वो। विमल यादव के 2 बच्चे हैं। एक जो बच्चा बैठा हुआ था सफ़ेद कपड़ों में माँ के पास, वो बड़ा बेटा है। दोनों बहुत छोटे हैं। ये 18 वर्ष की आयु का बच्चा आप देख रहे थे। अभी इनको कोई सुध नहीं है, पूरे परिवार को। मैंने उनसे बात की है और मुझे एहसास है। लाल साड़ी में ये महिला बैठी हुई थी, गुस्से में थी, आवेश में थी। पूजा यादव को अभी इस बात का एहसास नहीं है। ये धीरे धीरे सिंक इन करेगा। घर में एक बुजुर्ग पिता है जिनकी एक तरफ अपने बेटे को गंवाने का दुख है, दूसरी तरफ 3 लोगों के भविष्य की चिंता है। आज हमको 20,000 का चेक दिखाने के लिए आया था। क्या इस राज्य में यही होता है? बोलिए, वही नीतीश कुमार को 50,000 टका देते हैं, गोली मारवा देते हैं, लेगा? आज हमको 20,000 टका देकर के हमारा बेटा को छीन रहा है। वही टका देखा है क्या? किसी को ये कहने में कितनी हिम्मत चाहिए होगी, आप समझ रहे हैं? 20,000 रुपए कीमत लगाई है मेरे दर्द की, मैं 50,000 रुपए देता हूं। इस राज्य के सीएम को ये बुजुर्ग कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने दोनों बेटे इसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में खत्म कर दिए। उसके हालात को कोई नहीं समझ सकता है। अपनी औलाद को खोने का गम वही जानता है
जो इस बेइंतहा दर्द से गुजर रहा है। लेकिन नीतीश बाबू, आपकी चुप्पी इस बुजुर्ग पिता को और ज्यादा परेशान कर रही है। समझ रहे हैं आप? है कोई कोर्ट, है कोई सरकार, है कोई ऑफिस, है कोई नेता जो अभी तक हमारे यहाँ 24 घंटा बीत रहा है, अभी तक कोई नेता नहीं आया है, कोई पदाधिकारी नहीं आया है, न कोई प्रशासन हमसे भेंट किया है। बताइए नीतीश बाबू, 2024 के लोकसभा चुनाव के सामने आप अपने प्रदेश को भूल जाएंगे? उस बिहार के लोगों के दर्द को भूल जाएंगे? एक बार नहीं बल्कि चार बार आपको सत्ता में बिठाया है। आज आपकी महत्वाकांक्षा की भेंट वही बिहार चढ़ जाएगा। आपको देश की चिंता है, संविधान की चिंता है, लोकतंत्र की चिंता है, और इन सारी चिंताओं में एक पिता के बेटे की चिता जल रही है। क्या आप विमल कुमार यादव के पिता की चिता को, माफ कीजिएगा, चिंता को भूल गए? क्या आपको अपने उस अधिकार को फटकारना नहीं चाहिए और अधिकारी को नहीं बुलाकर डांटना चाहिए जो 20,000 का चेक लेकर उस परिवार को और परेशान करने वहां पहुंच गया? क्या आपको प्रदेश में कानून की लचर व्यवस्था की चिंता नहीं करनी चाहिए? क्या आपको अपने अधिकारियों से यह सवाल नहीं पूछना चाहिए कि आखिर विमल कुमार यादव की सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? ऊपर से आपको उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ये आपके ही हैं वो उप मुख्यमंत्री, कि बिहार को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। का काम ही है बिहार को बदनाम करना। बीजेपी ने बिहार को जितना बदनाम किया है शायद ही और किसी ने किया है, और ये सब चलने वाला है नहीं। अगर कोई क्या कहता है नहीं कहता, लेकिन क्राइम रिकॉर्ड के मामले में दिल्ली से ज़्यादा क्राइम कहाँ है? जो देश की राजधानी है, जहाँ पीएम रहते हैं, जहाँ राष्ट्रपति हैं, एनसीआर में जो आप देखिएगा कितना ज़्यादा, वहाँ जो एनसीआरबी के रिकॉर्ड में सबसे ज़्यादा क्राइम अगर कहीं है तो दिल्ली में है। नीतीश बाबू और तेजस्वी बाबू, बात यहां पर क्राइम रेट, एनसीआरबी के आंकड़ों की हो ही नहीं रही है। हम तो ये बात मान रहे हैं कि दुनिया का कोई भी मुल्क क्राइम फ्री नहीं हो सकता है, मुश्किल है, अचीवेबल है लेकिन मुश्किल है। हम तो बात आपकी सेंसिटिविटी की कर रहे हैं। बिहार में हत्या हो, कोई कुछ ना बोले। हत्या हो जाने के बाद आप उसके घर पर 20,000 रुपए का चेक थोपने जाए, कोई कुछ ना बोले। वो शख्स जो 2 साल तक लाइसेंसी रिवॉल्वर के लिए अप्लाई करता रहे, बिहार में हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कितना आसान है जाकर आप बगैर लाइसेंस के कट्टा उठा लाइए कहीं से भी। पर इस पत्रकार ने, विमल यादव ने प्रोसीजर अपनाने की कोशिश की, लाइसेंसी रिवॉल्वर के लिए 2 साल तक अप्लाई करते रहे, और अब इस पर हम चुप हो जाए? बिहार में बिजली मांग रहे लोगों पर पुलिस गोली चला देती, कोई कुछ ना बोले, बिहार बदनाम हो जाएगा। आप लोगों को बिहार की बदनामी की इतनी चिंता है ना, तो फिर क्राइम को रोकिए। दिन दहाड़े घर पर पहुंचकर बंदूक से किसी आदमी की जिंदगी खत्म करने वालों को रोकिए। विमल यादव के परिवार को इंसाफ दीजिए, 20,000 रुपया नहीं, विमल यादव के परिवार को सही मुआवजा दे दीजिए। सिर्फ बोल देने से कि बिहार को बदनाम किया जा रहा है, बिहार बदनाम हो जाएगा, आपका काम खत्म नहीं हो जाता है तेजस्वी जी। विपक्ष तो मुद्दा उठाएगा ही, बनाएगा ही। जब आप मौका देंगे तो मुद्दा नहीं बनाया जाएगा इसका। ये लोग बोलते हैं भैया कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र के स्तंभ को ये लोग सुरक्षित नहीं रख पा रहे, अपने पुलिस के अधिकारियों को सुरक्षित नहीं रख पा रहे। पत्रकार जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, पत्रकारों की हत्या हो रही है हमारे राज्य में। जिस तरीके से अररिया में, रानीगंज में, वहाँ पर जिस तरीके से विमल कुमार यादव जी की आज सुबह उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। आपके राज्य में पत्रकार सुरक्षित नहीं है मुख्यमंत्री जी, आपके राज्य में पुलिस के अधिकारी सुरक्षित नहीं है, तो आम बिहारी तो बहुत दूर की बात है भाई। इस सियासी लड़ाई के बीच नीतीश बाबू, सारी निगाहें आपकी तरफ है, क्योंकि 2024 की लड़ाई अभी दूर है। अभी वक्त विमल यादव के परिवार के आंसू पोंछने का है।
बिहार के मुखिया के नाते उस परिवार को ये बताने का वक्त है कि आप उनके साथ खड़े हैं। और अगर आपके पास वक्त नहीं है तो कम से कम कोई सेंसिटिव अधिकारी पहुंचा दीजिए, कोई सेंसिटिव विधायक पहुंचा दीजिए। 20,000 रुपए का चेक नहीं, क्योंकि जो विमल यादव के साथ आज हुआ है उसके जिम्मेदार अपराधियों के अलावा आपके अधिकारी हैं। अगर वो वक्त पर विमल यादव की सुरक्षा का इंतजाम कर देते तो विमल यादव जिंदा रहते। उनके घर में घुसकर उनकी हत्या करने की कोई हिम्मत नहीं करता। प्रदेश के मुखिया के नाते आज आपकी जिम्मेदारी निभाना आपके लिए बहुत जरूरी है। मैं फिर कह रही हूं, मैं ये नहीं कह रही हूं कि आप जाइए और मुलाकात करके आइए, हो सकता है आप बहुत व्यस्त हो, लेकिन कुछ ऐसे अधिकारियों को भेज दीजिए जो सेंसिटिव हो। उस परिवार से अपने अधिकारियों के मुआवजे वाली गलती के लिए माफी मांगनी चाहिए। ये चौथा स्तंभ है, उस चौथे स्तंभ के रिप्रेजेंटेटिव थे विमल यादव, और पूरा परिवार आज उजड़ गया है। और आपने वहां 20,000 रुपए का चेक पहुंचाकर उन्हें एक बार फिर से जख्मी किया, उनका कत्ल कर दिया। बार बार यही दिक्कत है, बार बार आपको ये चीज दिखाई गई है, समझाया गया है, बतलाया गया है, लेकिन बावजूद उसके आपको लगता है कि ये सारी चीजें जानबूझकर उठाई जा रही है क्योंकि बिहार बदनाम हो रहा है। बिहार बदनाम नहीं हो रहा है, आपकी इनसेंसिटिविटी जो है वो उजागर हो रही है। आगे बढ़ते हैं। ये दर्द आपने देखा, एक और इमोशन है जिसके बारे में आज आपको बताना जरूरी है। छोटा झगड़ा, बड़ा बवाल। छोटे से झगड़े का कितना भयंकर अंजाम हो सकता है, अगर आज ये देखना हो तो इंदौर से आई एक तस्वीर देख लीजिए। इंदौर की ये तस्वीर है, इसमें शख्स दनादन फायरिंग कर रहा है। इसका नाम है राजपाल। राजपाल जब अपने कुत्ते को कॉलोनी में घुमा रहा था तब उसका अपने पड़ोसियों से विवाद हो गया। इसके बाद ये गुस्से में इतना बौखला गया कि ये अपने घर आया और छत और बालकनी से दनादन इसने फायरिंग करना शुरू कर दिया। इस फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई है, 6 लोग जख्मी हैं। इंदौर मिनी मुंबई कहा जाता है। अब आप मुंबई की एक तस्वीर देखिए। ये मुंबई का सायन इलाका है। ये देखिए, एक शख्स को एक झापट मारा, ऐसा कि वो नीचे गिर गया पटरी पर। लोग संभाल पाते उससे पहले ट्रेन ने उसके 2 टुकड़े कर दिए। प्लेटफॉर्म पर जितनी भीड़ होती है उसमें पैसेंजर के कंधों से कंधा टकराना कोई बड़ी बात तो नहीं होती है, लेकिन इस बात पर पहले एक महिला ने पैसेंजर को छाते से पीटा, फिर उसके पति ने उसे ऐसा तमाचा मारा कि आदमी ट्रैक पर जा गिरा। ट्रेन आ रही थी, शख्स उसकी चपेट में आ गया, मौत हो गई उसकी। ये दोनों पति पत्नी जेल में हैं और तकरीबन रोजाना की ये बातें हैं। कोई ना कोई ऐसा वीडियो आपके मोबाइल फ़ोन पर भी आ ही जाता होगा। हम आप भी देखते हैं कि अक्सर ऐसे ही वीडियो सामने आते हैं, और वीडियो क्या कभी कभी आप अपनी आंखों से भी देख लेते हैं कि छोटा सा विवाद होता है, मामूली विवाद। और ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। कार पार्किंग को लेकर पॉश, दिल्ली का पॉश इलाका, वहां पर देखिए एक सरदार जी कैसे डंडा लेकर दे दनादन पिटाई करने पर जुट गए हैं। बीवी रोकने की कोशिश करती है तो पीछे से महिला आकर उसके साथ भी धक्का मुक्की करने लगती है। रोड रेज, ये तो रोज की बात है। मॉल में देखिए कैसे झगड़ा हुआ है, पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है। मतलब जान के दुश्मन। इतना गुस्सा क्यों है भाई? ये चंद तस्वीरें देखिए, कहीं पार्किंग में झगड़ा, कहीं मॉल में झगड़ा। न जाने ऐसी कितनी तस्वीरें हैं जो वायरल भले ही ना हो रही हो, लेकिन उसमें भी गुस्सा बेकाबू होकर ऐसे ही फूट रहा होता है। आश्चर्य आपको नहीं होता है? हम तो वसुदैव कुटुंबकम की भावना वाले देश हैं। यहाँ तो शास्त्रों में भी कहा गया है कि अहिंसा परमो धर्म, यानी ये पूरी दुनिया हमारा कुटुंब है और अहिंसा सबसे बड़ा हमारा धर्म है। हमने दुनिया को योग दिया जो शरीर को सेहतमंद रखता है और दिमाग को शांत और सुकून में रखता है। आज पूरी दुनिया भारत के प्राचीन योग से जुड़ रही है। योग का मतलब होता है जोड़ना। लेकिन अब गुस्से का आलम यह है कि जब भी मौका आता है तो हर कोई दूसरे को सबक सिखाना चाहता है। कोई लोग कार या गाड़ी में लाठी और बेसबॉल स्टिक जो है वो लेकर घूम रहे होते हैं, हॉकी स्टिक लेकर घूम रहे होते हैं, ताकि जब भी झगड़े का मौका आए तो सामने वाले को पीट सके। जबकि कुछ सेकंड का ये गुस्सा
बहुत महंगा पड़ता है। इसके बावजूद ये गुस्सा हर जगह फूटता है। आपने मोहल्ले में देखा होगा, सोसाइटी में देखा होगा, सड़क पर, बाजार में, दफ्तर में ये घटनाएं रोज हो रही है। आखिर लोगों को इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? हमने साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर संदीप वोहरा से इस बारे में बात की। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। गुस्सा आने के कई कारण होते हैं और इसमें डिपेंड करता है आप किस सिचुएशन में, क्या आपके साथ सर्कमस्टांसेस हैं। कली जो सोसाइटी है उसमें चेंज आ रहा है कि सेल्फ सेंटर्ड हो रही है, इंडिविजुअलिस्टिक हो रही है। आप अपने आप को सबसे आगे रखना चाहते हैं, कंपटीशन है, आप ये नहीं टॉलरेट करते कि कोई आपसे आगे बढ़े, या आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं और आप बहुत ही कम समय में बहुत राइज करना चाहते हैं। सुन रहे हैं? दौड़, कैट और वो रैट रेस। इसी गुस्से का कारण है कि आए दिन सड़क पर मारपीट, तू मैं या झगड़ा, जिसे इंग्लिश में रोड रेज की घटनाएं कहते हैं, और ये रफ्तार से बढ़ रही है। आंकड़ा देखिए आप, 2019 में रोड रेज और रैश ड्राइविंग के 1,55,000 मामले दर्ज हुए। 2020 में ये आंकड़ा बढ़कर 1,83,000 हो गया। 2021 में 2,15,000। ये तो वो केसेस है जो दर्ज हुए हैं। हमारे सिस्टम में पुलिस कई मामले दर्ज भी नहीं करती है। रोड रेज और रैश ड्राइविंग के केस के आंकड़े मैंने आपको इसलिए बताए हैं क्योंकि 2016 के बाद से इसके आंकड़े अलग से दर्ज हो रहे हैं। जब ये आंकड़े ही 2016 से दर्ज होना शुरू हुए हैं तो जाहिर है रोड रेज के लिए सजा का अलग से कोई कानून नहीं है। हालांकि केरल हाई कोर्ट ने 2021 में कहा था कि जिस तरह से रोड रेज के केसेस बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए दंडनीय अपराध इसे बनाया जाना चाहिए। अब देखिए कुछ देशों में रोड रेज पर कानून क्या क्या है। ऑस्ट्रेलिया में 5 साल तक की जेल और करीब 54 लाख का जुर्माना। सिंगापुर में 2 साल की जेल, करीब 4 लाख रुपए का जुर्माना। ब्रिटेन में 2.5 लाख रुपए तक का जुर्माना। रोड रेज और रैश ड्राइविंग के आंकड़े तो आपने देख लिए, लेकिन पार्किंग विवाद, मोहल्ले के झगड़े या बाजार और दफ्तर के झगड़े अलग अलग धाराओं में दर्ज होते हैं, इसलिए इनके बारे में अलग से कोई जानकारी नहीं मिलती है। इस गुस्से की तस्वीर शहरों से ज्यादा आती है और इसीलिए सवाल बनता है कि ज्यादा गुस्सा शहर वालों को आता है या गांव वालों को आता है। इस पर एक खास रिपोर्ट आपके सामने शेयर कर रही हूं। देहरादून की दून यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इनोवेटिव रिसर्च इन टेक्नोलॉजी। इसमें छपी है ये रिपोर्ट जिसका टॉपिक है एंगर इश्यूज, कंपैरिजन ऑफ एंगर लेवल ऑन द पॉपुलेशन ऑफ अर्बन एंड रूरल एरियाज। इसमें शहरों और गांवों में रहने वाले लोगों के गुस्से की तुलना की गई है। इसमें पता चलता है कि शहरों के लोगों को गांव के मुकाबले ज्यादा गुस्सा आता है। इसकी वजह भी गिनाई गई है, जिसमें शहरी लोगों को गांव की तुलना से ज्यादा तनाव, भीड़-भाड़, सड़कों पर अक्सर दिखने वाली लड़ाइयां, प्रदूषण, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में परेशानी, काम का बोझ और लगातार बेहतर प्रदर्शन करने का प्रेशर झेलना पड़ता है। रोड पर गाड़ी से जाते हुए आपने महसूस किया होगा कि गाड़ी चला रहे ज्यादातर लोग टेंशन में दिखते हैं। कोई मुस्कुराता हुआ ड्राइविंग करता हुआ नहीं दिखता है। ऐसा लगता है ज्यादातर लोग मुस्कुराना भूल गए हैं। इस तनाव का ही नतीजा है कि हमारे देश गुस्से के सेंसेक्स में भले ही ऊंचाई पर हो, लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स में काफी नीचे है। संयुक्त राष्ट्र की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत को इस साल 126वें नंबर पर रखा गया है। कुल 136 देशों में से भारत की जगह 126वीं है। खुशी के पैमाने पर हम कितने पीछे हैं, ये दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश के लिए कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। इसीलिए हमें आज से ही ये संकल्प लेना चाहिए कि बेवजह का गुस्सा नहीं करेंगे। ऐसा कोई मौका अगर आएगा तो एक लंबी सांस लेंगे और अपनी गलती हुई तो कहेंगे भाई सॉरी, माफ कर दो। सामने वाले की गलती हुई तो मुस्कुरा कर कहेंगे कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखो। ये 2 इंच मुस्कान, पहले जब मैं डिबेट किया करती थी बहुत गुस्सा करती थी, लेकिन अब उसमें बदलाव है, परिवर्तन है। जब आप सामने वाले को सुनने लगेंगे तो आपको एहसास होगा कि उसका कोई पॉइंट है। मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए। और आप क्यों मन को भेद रहे हैं गुस्सा करके, इसलिए मुस्कुराइए। अगली खबर लेकर आ रही हूं आपके लिए। इस खबर में आपकी मुस्कान को कुछ पल के लिए ब्रेक जरूर लगेगा क्योंकि खबर थोड़ा चिंता में डालने वाली है।
राजस्थान के कोटा शहर को आप किस तरीके से जानते हैं? कुछ साल पहले तक इस शहर को सपनों को पंख लगाने वाला शहर कहते थे, लेकिन अब यह शहर विख्यात होने की जगह कुख्यात होता जा रहा है। कुख्यात होने की वजह हमने 4 अगस्त को इसी शो में बताई थी, द रूबिका लियाकत शो में। आज एक बार फिर कोटा पर बात करना जरूरी है। जब पूरा देश, हम और आप सब स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबे हुए थे, उस दिन बिहार के गया का एक चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। कोटा के महावीर नगर में वाल्मीकि जांगीड़ नाम का बच्चा खुदकुशी कर लेता है और इस बच्चे की उम्र 18 साल। वो पिछले साल से कोटा में रहकर IIT JEE की तैयारी कर रहा था। इस छात्र का कोई सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ और छात्र का शव कमरे में रोशनदान की ग्रिल से लटका हुआ मिला। दोबारा बता देती हूँ, छात्र का शव कमरे में रोशनदान की ग्रिल से लटका हुआ मिला। और ये बताना क्यों जरूरी है? ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज कोटा के हॉस्टल और PG में पंखों में स्प्रिंग लगा दिए गए हैं और ये सरकारी आदेश है जिसे हर हॉस्टल और PG के हर कमरे के लिए जरूरी कर दिया गया है। ये देख लीजिए, स्प्रिंग लगा दिया है कि अगर मान लीजिए इस पर रस्सी लटकाने की कोशिश होगी, क्योंकि बीच में खबर यह आई थी कि डबली श्योर हो रहे हैं बच्चे कि कौन सा मेथड अपनाया जाए कि उनकी जान चली जाए। ये स्प्रिंग वाले पंखे 20 किलो वजन पड़ते ही गिर जाएंगे, यानी पंखे पर फंदा कसकर कोई भी छात्र खुदकुशी नहीं कर पाएगा। जो भी घटनाएं हुई है ये काफ़ी दुखद है और इसको रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह से प्रयास कर रहा है। कई सारे जिसमें प्रयास शामिल है कि लगभग 70-80% हॉस्टल के अंदर पंखों में हैंगिंग डिवाइस लगा दिए हैं। कई तरह के काउंसलिंग हो रही है, इनके एक सप्ताह में एक छुट्टी भी दी जा रही है कि इन पर प्रेशर कम हो, एग्जिट पॉलिसी भी बनाई है कि इनकी फीस रिफंड का प्रावधान हो। सभी तरह से प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है और अब जो PG में भी जो पंखे लगे हुए हैं उसमें भी हैंगिंग डिवाइस का प्रयास जो है जिला कलेक्टर महोदय ने अभी मीटिंग में कहा था, उसका प्रयास हो रहा है। कोचिंग इंस्टीट्यूट को साइकोलॉजिस्ट रखने के लिए भी जो है वो पाबंद किया हुआ है। कोशिश तो हो रही है हम कहेंगे, लेकिन कोशिश का रिजल्ट क्या है? पंखे पर डिवाइस लगा दिया, लेकिन छात्र के मुंह पर पॉलिथीन लपेटकर सुसाइड करने की खबरें तो आ रही हैं। खिड़की के ग्रिल से लटक कर सुसाइड तो कर रहे हैं। ये एक चैलेंज है कि नहीं है? और इसके अलावा भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। कोटा में जो PGs हैं यहाँ पर 40-50 हज़ार जो कमरे जिसमें बच्चे छात्र यहाँ रहते हैं पढ़ने वाले, वो एक असंगठित क्षेत्र है। वो उसके अंदर गाइडलाइन की पालना करवाना हमारे लिए भी बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण है और प्रशासन के लिए भी बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उनकी कोई संस्था या कमेटी इस तरह की नहीं बनी हुई है कि वो वहां तक उस गाइडलाइन की पालना करवा सके। कोटा शहर में इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराने वाले इंस्टीट्यूट बहुत आयात है। इन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई करने के लिए देश के कोने कोने से छात्र पहुंचते हैं और क्यों पहुंचते हैं वो भी जान लीजिए आप। 18 जून को JEE एडवांस्ड परीक्षा का रिजल्ट आया। इस परीक्षा में पास होने के बाद ही देश की 23 IIT और 31 NIT में दाखिला मिलता है। इस साल JEE एडवांस्ड परीक्षा में 1,80,372 छात्र अपीयर हुए थे। इनमें से 43,773 छात्र पास हुए। कोटा के इंस्टीट्यूट्स का दावा है कि JEE एडवांस पास करने वाले टॉप 100 छात्रों में से 50 कोटा से ही है। अब IIT JEE की परीक्षा में टॉपर बनाने का जो ये दबाव है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से छात्रों के पेरेंट्स को कोटा खींच लाता है। पेरेंट्स को लगने लगता है कि कोटा के किसी संस्थान से पढ़ाई करा देंगे ना बच्चे को, तो बेटा या बेटी सफल तो होगा ही, बल्कि टॉपर भी बन जाएगा। लेकिन यही वो रेस है जो छात्रों को उस तरफ धकेल रही है जहां से वापसी नामुमकिन है। कोई माँ अपने पेट में बच्चे को, अपनी कोख में बच्चे को इसलिए नहीं पालती है कि 18 साल की उम्र में उसकी मौत की खबर उसे मिले। कोटा में इस महीने यानी अगस्त 2023 में अब तक 4 छात्र सुसाइड कर चुके हैं। जून और जुलाई में 9 स्टूडेंट्स ने खुदकुशी की। इस साल मई में 5 छात्रों ने सुसाइड किया। जनवरी में 4 छात्रों ने सुसाइड की कोशिश की, जिसमें से 2 की मौत हो गई। आपने वो वेब सीरीज देखी थी जो कोटा पर बनी थी, कोटा फैक्ट्री? दरअसल उस वेब सीरीज का जो नाम था फैक्ट्री, वैसा ही बनकर रह गया है कोटा।
कुछ सवाल है जिन पर गौर करना बहुत जरूरी है, और ये ऐसे सवाल है जिनके जवाब आप और हम भी जानते हैं, फिर भी सवाल करना जरूरी है। किसी प्राइवेट अस्पताल में लापरवाही से मौत होती है तो कार्रवाई किसके खिलाफ होती है? जवाब है डॉक्टर और अस्पताल प्रबंधन। किसी स्कूल में छात्र की मौत हो जाती है तो कार्रवाई किस पर होती है? स्कूल प्रबंधन और टीचर के खिलाफ। तो फिर कोटा के किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के छात्र के सुसाइड पर कार्रवाई किस पर होनी चाहिए? इसका जवाब हम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इसका जवाब आपको और सरकार को देना है। कार्रवाई किसके खिलाफ होनी चाहिए और यह कार्रवाई कब होगी? क्या यह कोचिंग इंस्टीट्यूट जो लाखों रुपए फीस ऐंठते हैं, जो सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक छात्र का पूरा करिकुलम बनाते हैं और छात्र को इतना भी वक्त नहीं देते कि वो 2 पल की खुशी बिता सके, उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर, उनके मालिकों पर, उनके मैनेजमेंट पर क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए? साल 2014 में कोटा में 45 छात्रों ने खुदकुशी की, 2015 में 12, 2016 में 19 स्टूडेंट्स ने खुदकुशी की, फिर 2018 से 2022 तक 72 छात्रों ने सुसाइड किया, और 2023 में अब तक अगस्त में हम लोग अब तक 21 छात्र कोटा के हॉस्टल और पीजी में खुदकुशी कर चुके हैं। लाखों रुपए फीस लेने वाले आलीशान इमारतों और क्लासरूम में 150, 200, 300 बच्चों को एक साथ बैठाकर पढ़ाने का दावा करने वाले ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जिम्मेदारी कब तय होगी? चिंता की वजह से बना हुआ है कि 18-19 बच्चे कोटा के अंदर आत्महत्या कर चुके हैं, तो मैं उचित समझा एक बार बच्चों के प्रॉब्लम क्या है, ये स्थिति क्यों बनी है। तो जितनी कोचिंग के जो मैनेजमेंट के लोगों को बुलाया गया है, बातचीत करेंगे और उनसे फीडबैक लेंगे कि आप क्या सोचते हो और सरकार क्या कर सकती है। और मैं समझने की प्रयास कर रहा हूँ उनसे खुद से, तो ऐसा क्या टेंशन बच्चों को होता है कि वो कोचिंग में आने के बाद में सुसाइड कर दें। अब सरकार कोटा के कोचिंग संस्थानों के साथ बातचीत करने जा रही है। प्रशासन और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का प्रबंधन साथ बैठकर वो वजह खोजने की कोशिश करेगा जिसकी वजह से कोटा में छात्र सुसाइड कर रहे हैं। प्रशासन क्या क्या करने जा रहा है? कोटा के कोचिंग सेंटर के हर बच्चे का मनोवैज्ञानिक टेस्ट किया जाएगा। जिला प्रशासन हर 15 दिन में ये टेस्ट कराएगा। इस टेस्ट के जरिए स्टूडेंट्स के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी पहचानी जाएंगी और उन्हें काउंसलिंग दी जाएगी। कोचिंग सेंटर और हॉस्टल के लिए रूल्स बनाए जाएंगे। कोटा में रह रहे दूसरे राज्यों के पेरेंट्स की एसोसिएशन बनाई जाएगी जो जिला प्रशासन के संपर्क में रहेगी। ये सारे प्रयास कोटा में छात्रों का सुसाइड रोकने के लिए है। लेकिन सवाल ये है कि हफ्ते के 6 दिन के कोचिंग करिकुलम और 7वें दिन के प्रॉब्लम सॉल्विंग करिकुलम के बीच बच्चे के हंसने और मुस्कुराने का कोई करिकुलम है? कहाँ है? बच्चे के खेलने के लिए, बात करने के लिए कोई करिकुलम है? कहाँ है? बच्चे अपने दिल की बात कहीं किसी के साथ शेयर कर सके, ये कोई करिकुलम है? कहाँ है? सबसे बड़ी बात तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कह रहे हैं आज कोटा के छात्रों को उनकी बात जरूर सुननी चाहिए। रात को मैं 2-3 बजे तो पढ़ाई करता था, वे किसी जगह मेरा PM से मेरा नंबर आ जाए और मैं उसमें कामयाब नहीं हुआ, पर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने रास्ता बदला, सोशल वर्कर बना, राजनीति में आया और आज अब CP जोशी ने बता दिया आपको कि मैं केंद्रीय मंत्री बन गया, 3 बार मुख्यमंत्री बन गया हूँ, संगठन में मैंने काम किया लंबे समय तक। तो ये बच्चे जो है इनके परिवार को भी चाहिए, इनके ऊपर दबाव नहीं डाले कोई भी तरह का, जो बनना चाहे बने, वो सबका फिक्स है किसको क्या बनना है। गहलोत साहब कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, वो भी समस्या जानते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी का लंबा वक्त सोशल लाइफ को दिया है। मुद्दा छात्रों की खुदकुशी करने का है ही नहीं, मसला छात्रों के कंधों का बोझ कम करने का है, क्योंकि जिन इंस्टीट्यूट में बच्चे पढ़ते हैं वो सिर्फ रिजल्ट को लेकर सोचते हैं। उनका इकलौता एजेंडा है आई एम द बेस्ट, आई वांट टू बी द बेस्ट। मुझे सबसे ज्यादा नंबर लेकर आने हैं, मेरे माँ बाप के चेहरे पर खुशी तभी आएगी जब लिस्ट में मैं टॉप पर रहूंगा। नहीं,
ये गलत एजेंडा है, इट्स रॉन्ग। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एंट्रेंस टेस्ट में पास होना है, ये एजेंडा है। नो, इट्स रॉन्ग। उन इंस्टीट्यूट के लिए ये जितने भी बच्चे हैं, ये सिर्फ टारगेट है, कुछ भी नहीं। दे आर नंबर्स और कुछ भी नहीं है। ये बच्चे किसी काम के नहीं होते जो पढ़ाई में थोड़े कमजोर होते हैं। और इसीलिए ये जिम्मेदारी बच्चों के माता पिता की है कि वो अपने बच्चों को बताएं कि सिर्फ इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब बनने से करियर सेट नहीं होता है। दुनिया में हजारों काम हैं। सिर्फ एक एंट्रेंस टेस्ट में फेल होने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है। और माँ बाप, एक एक खत हमने पढ़ा जिसमें पिता कह रहे थे, खत में लिखा, और हम उनके दुख को समझ सकते हैं कि एक बार तू कहता तो सही। कई बार बच्चे नहीं कहते हैं, वो नहीं कह पाएंगे, वो आपके आंखों में दर्द नहीं महसूस कर पाएंगे, वो आपको खुश करना चाहते हैं। उनकी अनकही बातों को माँ बाप को समझना चाहिए। और इसीलिए मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जो एक एक शब्द हमने सोच समझकर आपके सामने रखा है, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, चाहे इन कोचिंग इंस्टीट्यूट पर कार्रवाई की हो या बच्चों पर बोझ कम करने की हो, आप उनके सपनों को पंख दीजिए, उस पंख पर बोझ मत डालिए। बस इतनी सी आपसे विनती है। आगे बढ़ेंगे। दो तस्वीरें दिखा रही हूं, पाकिस्तान के एजेंडे की दोनों तस्वीर है। भारत को दुनिया में बदनाम करने की टूल किट वाली तस्वीर है। पोस्टर वुमन है, देखिए देखिए, ध्यान से देखिए। एक अमेरिका में बैठकर भारत के खिलाफ एजेंडा चलाती है, दूसरी पाकिस्तान में बैठकर भारत को बदनाम करने के लिए जहर उगलती है। दोनों महिलाओं का काम एक है, दिवालिया हो चुके पाकिस्तान से रुपए लेकर भारत के खिलाफ माहौल तैयार करती है। पहली तस्वीर है अफ्रीकी मूल की अमेरिकी राजनेता इल्हान उमर की, और दूसरी तस्वीर है पाकिस्तान में मंत्री बनने वाली जम्मू कश्मीर की अलगाववादी आतंकी यासीन मलिक की पत्नी मुशाल की। आईएसआई ने अपना एजेंडा सेट करते हुए मुशाल को पाकिस्तानी पीएम का सलाहकार बना दिया और इल्हान उमर को पैसे देकर पाक के कब्जे वाले पीओके का दौरा करवाया ताकि दुनिया में भारत के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा सके। पाकिस्तान की आईएसआई कैसे सारी दुनिया में भारत के खिलाफ एजेंडा सेट करती है, ये फिर सबके सामने उजागर हो गया है। पहले मैं आपको अमेरिका में बैठकर भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने वाली इल्हान उमर की बात बताना चाहती हूँ। इजरायल वॉर रूम पोस्ट की तरफ से यह खुलासा है कि दुनिया के अलग अलग मंचों पर भारत का विरोध करने वाली इल्हान उमर ने अप्रैल 2022 में कश्मीर का दौरा किया था, सबको पता है। 18 से 24 अप्रैल के बीच इल्हान उमर ने यह दौरा किया था। पाकिस्तान सरकार ने इसे फंड किया था। इसमें उसके रहने से लेकर खाने तक का खर्च शामिल था। ऐसा नहीं है कि इल्हान के एजेंडे का इल्म हमारी सरकार को नहीं था, तब भी भारत के विदेश मंत्रालय ने इल्हान के दौरे की आलोचना की थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था कि ये यात्रा उनकी संकीर्ण मानसिकता और राजनीति को दर्शाती है। गृह मंत्रालय ने दो टूक कहा था कि भारत की क्षेत्रीय अखंडता का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता है। इजरायली वॉर रूम ने सोशल मीडिया पर नए फाइनेंशियल डिस्क्लोजर के जरिए इल्हान उमर की गतिविधियों का खुलासा किया है। इसे इल्हान उमर की ट्रैवल हिस्ट्री से भी चेक किया जा सकता है। इल्हान उमर इस्लामिक देशों की मदद से लगातार एजेंडा चलाती है। ये वही इल्हान उमर है जो भारत के खिलाफ अमेरिका में हर दम जहर उगलती रहती है। पिछले दिनों पीएम मोदी जब अमेरिका के दौरे पर गए थे, तब भी उमर ने पाकिस्तानी एजेंट से मुलाकात करके भारत की इमेज बिगाड़ने की कोशिश की थी, जो सफल नहीं हुई। तब उमर ने भारतीय पीएम मोदी के दौरे का बॉयकॉट करने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी कोई साजिश कामयाब नहीं हुई। नोबडी पेड हीड टू हर। पूरी दुनिया ने देखा कि अमेरिका में पीएम मोदी का कैसे भव्य स्वागत हुआ, लेकिन इल्हान ने इसके बाद पीएम मोदी के अमेरिका कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन के संबोधन का बहिष्कार करने की कोशिश की। इल्हान उमर ने पाकिस्तान के इशारे पर आरोप लगाया था कि मोदी सरकार ने भारत में अल्पसंख्यकों का दमन किया है। इल्हान उमर ने आईएसआई के एजेंडे के तहत यह हरकत की थी। इस काम के लिए बकायदा उसे फंड दिया गया, लेकिन अब उसकी पोल खुल गई है। यह भी जानिए कि अमेरिका में इल्हान उमर की हस्ती है क्या। इल्हान उमर सोमालियन ओरिजिन की अमेरिकी नेता है।
यानी सोमाली है। 2019 में अमेरिकी कांग्रेस की सदस्य के तौर पर शपथ ली थी। वो अमेरिकी कांग्रेस के लिए चुनी गई और 2 मुस्लिम अमेरिकी महिलाओं में से ये एक है। अमेरिका में सांसद बनने वाली ये पहली अफ्रीकी शरणार्थी भी है, लेकिन वो अपने भारत विरोधी बयानों के लिए चर्चा में अक्सर रहती है, जिसका कई इस्लामिक देश समर्थन भी करते रहे हैं। आपको ये बता दूं कि इल्हान उमर अमेरिका की संसद में भारत के खिलाफ एक प्रस्ताव लेकर आई थी। उमर के इस प्रस्ताव में अमेरिकी विदेश मंत्रालय से अपील की गई थी कि वो भारत को ऐसा देश घोषित करे जहां पर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का कथित उल्लंघन होता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत में अल्पसंख्यकों, खासकर मुसलमानों के मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। मतलब पाकिस्तान से पैसे लेकर भारत को पाकिस्तान टाइप आतंकी देश घोषित करवाना चाहती थी इल्हान। लेकिन किसी तीसरे देश इजराइल वॉर रूम ने इस टूल किट गैंग की पोल खोल कर रख दी। वैसे इल्हान उमर, आपसे मेरा एक सवाल है, अमेरिका में रहकर भी पाकिस्तान जैसे दिवालिया मुल्क से पैसे कैसे ले सकती हैं आप? जो दुनिया से कटोरा लेकर भीख मांग रहा है, उसके पैसों पर ऐश कैसे कर सकती हैं आप? कम से कम पाकिस्तान की गुर्बत पर तरस ही खा लेती। भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने के लिए किसी और देश से पैसे से एजेंडा चलाने का कुछ सोच लेती, लेकिन कंगाल पाकिस्तान के गरीबों का पैसा तो मत खाती। पाकिस्तान के अमेरिकन टूल किट को आपके सामने उजागर करना बहुत जरूरी था, और इल्हान उमर जैसी ही एक और महिला जो आजकल पाकिस्तान की फेवरेट बनी बैठी है, जिक्र कर दूं उनका भी। पाकिस्तान ने अपने कार्यवाहक पीएम का सलाहकार बना दिया है इस महिला को। टेरर फंडिंग मामले में दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद अलगाववादी नेता यासीन मलिक की पत्नी मुशाल हुसैन को पाकिस्तान के अंतरिम प्रधानमंत्री अनवर उल हक की स्पेशल एडवाइजर बनाया गया है, ताकि कश्मीर को लेकर एजेंडा सेट किया जा सके, क्योंकि भारत में कोर्ट जल्दी ही यासीन मलिक को सजा सुनाने वाला है। पाकिस्तान की मंशा है कि इसके बाद सारी दुनिया में उसके लिए सहानुभूति बटोरने का ड्रामा किया जाए। कौन है मुशाल? देख लीजिए। मुशाल हुसैन पाकिस्तानी नागरिक है। 2009 में मुशाल ने यासीन मलिक से निकाह किया था। पाकिस्तानी नागरिक मुशाल यासीन मलिक से 20 साल छोटी है। मुशाल ने इस्लामाबाद के बिकन हाउस से हाई स्कूल की परीक्षा पास की है और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन भी किया है। पाकिस्तान में बड़े बड़े नेताओं और नौकरशाहों के साथ मुशाल के कनेक्शन है। 2015 के बाद वो भारत आई ही नहीं। मुशाल के पति यासीन मलिक को पिछले साल 24 मई को एनआईए कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई थी, लेकिन मुशाल अब मानव अधिकारों पर पाकिस्तानी पीएम को सलाह देगी। मतलब बेगुनाहों की जान लेने वाले यासीन मलिक की पत्नी, मानवों की जान लेने वाले यासीन मलिक की पत्नी मानवाधिकारों की पैरोकार बन गई। पाकिस्तानी सरकार खुद मानवाधिकारों को रोज कुचलती है, लेकिन मुशाल के बहाने मानवाधिकार के नाम पर भारत के खिलाफ एजेंडा चलाएंगे। भारत के खिलाफ पाकिस्तान कितना भी एजेंडा चला ले, आखिरकार एक्सपोज किसे होना है? पाकिस्तान को। आज द रूबिका लियाकत शो में आपके सामने हर खबर बिल्कुल डिटेल तरीके से आपके सामने रखी है। अब मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और देखते रहिएगा भारत 24।